Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem subtree। ये हमारी क्या है एड कोडर पर हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। एजुकेशनल डीपी कॉन्टेस्ट जो है उनका उसके अंदर ये हमारी प्रॉब्लम आती है। तो यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे और ये प्रॉब्लम मैंने पिक इसीलिए की है यार, इसमें हम क्या है रीरूटिंग डीपी देखेंगे कि हम कैसे रीरूट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। रीरूटिंग डीपी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें काफी बार टेक इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेस्ट में हमारी प्रॉब्लम्स आ जाती है काफी बार इस कॉन्टेस्ट इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सो इफ यू आर गाइज लाइक न्यू टू द चैनल, हम क्या अपनी डीपी ऑन ट्रीज एंड डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ्स पे अपनी पूरी सीरीज कर रहे हैं जिसमें कि हम इन पूरे कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे तरीके से डेवलप कर रहे हैं। काफी सारी चीजें हम देख रहे हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, काफी चीजें और देखेंगे कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या है रीरूटिंग डीपी देखेंगे। तो अगर आपको आपके रेलेवेंट कुछ कंटेंट मिलता है तो आप क्या चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी कोई भी चीज़ आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी यार देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा गया और ये जो रीरूटिंग डीपी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, कि किस तरीके से हम रीरूट कर सकते हैं अपने, और रीरूट एक्चुअल में होता है क्या और डीपी कैसे लगा सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं यार हमें प्रॉब्लम में क्या बोला गया। देयर इज अ ट्री विद n vertices numbered 1 to n for each i, uh, where I is from 1 to n minus 1, the ith edge connects vertex xi and yi। सीधी सी बात है, ऐसे भी जैसे हमें ट्री और दिया जाता है कि एक ट्री है, उसके अंदर हमारे पास क्या है एन वर्टिसेस है, और वर्टिसेस हमारी नंबर्ड है 1 to n। उसके बाद एक्स आई और वाई आई, इस तरह से हमारे पास उनके बीच में दो नोड्स के बीच में एजेस दी गई हैं। तो इस ट्री में क्या क्या हमें बोला गया है, टारो हैज डिसाइडेड टू पेंट ईच वर्टेक्स इन व्हाइट और ब्लैक। टारो ने क्या डिसाइड किया है कि वो एक वर्टेक्स को या तो ब्लैक पेंट करेगा और या फिर वो व्हाइट पेंट करेगा, या तो वो व्हाइट उसे पेंट करेगा या फिर उसे वो ब्लैक पेंट करेगा, उनमें से वो कुछ भी कर सकता है। सो डेट एनी ब्लैक वर्टेक्स कैन बी रीच फ्रॉम एनी अदर ब्लैक वर्टेक्स बाय पासिंग थ्रू ओनली ब्लैक वर्टेसेस। तो किस तरीके से वो पेंट करना चाहता है टारो, क्या है पहली बात हमें समझ में आती है, या तो वो व्हाइट पेंट करेगा या फिर वो ब्लैक पेंट करेगा। और वो इस तरीके से पेंट करना चाहता है कि अगर उसने किसी वर्टेक्स को, फॉर एग्जाम्पल किसी दो वर्टेसेस को ब्लैक पेंट किया है, तो हम इन दो वर्टेसेस पे ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू, अगर डायरेक्टली हम ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं तो हम किसी और वर्टेक्स से अगर पास करते हो तो वो भी ब्लैक होनी चाहिए। मतलब कि एक तरह से हमें समझ में आता है कि ये पूरा क्या एक तरह से कनेक्टेड कंपोनेंट हमारा होना चाहिए। कनेक्टेड कंपोनेंट हमारा होना चाहिए कि अगर हम किसी ब्लैक वर्टेक्स से दूसरे ब्लैक वर्टेक्स पे जाना चाहते हैं तो हम इसी के थ्रू जा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि यार अगर मेरा ट्री फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से एक मेरा ब्लैक इधर है एक ब्लैक इधर है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, हम इस वाले ब्लैक से इधर नहीं जा सकते इससे इधर नहीं जा सकते, तो ये कनेक्टेड नहीं है, तो इस तरीके का हमारे पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो हमें वही यहाँ पे देखना होगा कि कैसे हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर m फॉर ईच v, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हर एक v के लिए, हर एक v की वैल्यू के लिए, मतलब हर एक वर्टेक्स के लिए हमें आंसर करना होगा। अज्यूमिंग दैट वर्टेक्स v हैज टू बी ब्लैक, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द वर्टिसेस कैन बी पेंटेड मॉड्यूलो m। ये जो है ये लाइन काफी प्रॉब्लम को डिफिकल्ट बना देती है अपने आप में। पहले हमें समझना होगा कि क्या क्या, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या हमें पूछा गया। हमें सिंपली बोला गया यार आपके पास एक ट्री है, ट्री के अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ वर्टिसेस है, और हर वर्टेक्स को टारो क्या पेंट करना चाहता है, या तो वो व्हाइट पेंट करेगा या फिर वो ब्लैक पेंट करेगा। अब व्हाइट और ब्लैक पेंट करने के लिए जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि अगर उसने किसी वर्टेक्स को, मतलब कि फॉर एग्जांपल दो तीन वर्टेसेस जो भी उसने ब्लैक पेंट किया वो सारी कनेक्टेड होनी चाहिए। मतलब कि अब मैं किसी भी ब्लैक वर्टेक्स से स्टार्ट करके और किसी भी दूसरे ब्लैक वर्टेक्स पे जा सकता हूँ, और उस जाने में भी जो मेरा पाथ होगा, अगर उसमें कोई वर्टेक्स मेरी आ रही है, वर्टेसेस मेरी आ रही है, तो वो भी ब्लैक होनी चाहिए। तो ये एक मेरी कंडीशन होती है। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि यार ये कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, मतलब कि कनेक्टेड होनी चाहिए सारी। और कनेक्टेड की कंडीशन किसी ट्री में क्या होती है, एक सब ट्री हमारा कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल सीधी सी बात है, अगर ये मेरे पास ट्री है एंड ये ब्लैक है ये ब्लैक है ये ब्लैक है, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड है तो ये क्या एक सब ट्री तो रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब कि सीधी बात हमें समझ में आती है कि एक सब ट्री हमें क्या है पूरे के पूरे सब ट्री को ब्लैक पेंट करना होगा। जो भी हमारा सब ट्री होगा उस पूरे को हमें ब्लैक पेंट करना होगा, ये वाली चीज हमें समझ में आती है। अब हमें आंसर क्या करना है, हमें आंसर करना है हर एक वी की वैल्यू के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी वी को ब्लैक पेंट करते हैं, उसके हिसाब से हमारे कितने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। यहाँ पर हम क्या एक एग्जांपल भी देख लेंगे। बाकी कंस्टेंट्स वही है यार, हमारे पास एन और एम की वैल्यू दी गई, आप देख सकते हो किस तरह से हमारी इनपुट है, किस तरह से हमारे आउटपुट देना होगा, हर एक वैल्यू के लिए हमें आउटपुट देना होगा।
अब ये वाला एक हमें ग्राफ दिया गया है जिसमें कि हमारे पास वर्टिसेस है, 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है, ये सिंपल एक हमारे पास ग्राफ दिया गया है। अब हमें बताना है कि यार अगर मैं ब्लैक पेंट करना चाहता हूँ तो मेरे पास कितने डिफरेंट ऑफ तरीके हो सकते हैं। मैं अगर 1 को ब्लैक पेंट करता हूँ तो मेरे पास कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। मैंने 1 को पेंट किया, मैंने एक ये ब्लैक हुआ मेरे पास, इस वाले ग्राफ में मैंने 1 को किया, 2 को किया, 3 को भी कर सकते थे पर अभी हमने नहीं किया। एंड फिर एक ये हमारे पास ये हो सकता है कि मैंने 1 को भी किया, 2 को भी किया, 3 को भी किया, तो 1 का आंसर मेरे पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। 2 वाले में हमें क्या बोला गया, 2 के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा कि 2 को मैं ब्लैक पेंट कर रहा हूँ तो मेरे पास कितने डिफरेंट नंबर ऑफ वेज है। एक तो ये है कि हम इस तरीके से पेंट कर दें, एक ये है हमारे पास नंबर ऑफ वे। सो ये हमारे पास दो हो गए, एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4, कि इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ वेज है कि अगर मैं 2 को ब्लैक पेंट करता हूँ तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं ग्राफ के लिए। सो वो 4 हो गए। अगेन मैं 3 को ब्लैक पेंट करता हूँ तो उसके हिसाब से मेरे पास कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हो सकती हैं। there are 7 ways to paint the vertices as shown in the figure below। ये सारा सब मैंने आपको फिगर में दिखा भी दिया है कि 3 को हम पेंट करेंगे तो हमारे पास 3 को मैंने ब्लैक पेंट करके तो हमारे पास कितने डिफरेंट वेज है। एंड इस वाले ग्राफ में तो मतलब कि 1 भी हमारा ब्लैक पेंट है, 2 भी हमारा ब्लैक पेंटेड है एंड 3 भी हमारा ब्लैक पेंटेड है, तो सिंपल ये सबके लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो ऐसे हमें क्या है वो सभी वर्टिसेस के हिसाब से हमें आंसर देना होगा। तो देखते हैं प्रॉब्लम, धीरे धीरे हम अपना क्या प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेंगे, काफी अच्छी तरीके से समझेंगे, रीरूटिंग डीपी का जो कॉन्सेप्ट बहुत प्यारी तरीके से यहाँ पे समझेंगे। एंड लाइक मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो के बाद आपका वो कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा तरीके से क्लियर हो जाए, आपको उसमें कोई भी दिक्कत ना रहे। तो समझते हैं यार, अपने हमारे पास क्या है, बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत सीक्वेंशियल मैनर में अपना देखेंगे। यू हैव ट्री विद n vertices, each vertex is painted either black or white, but you must satisfy one condition: all black vertices must form a single connected component, that is black nodes must form one connected subtree। ठीक है, हमें समझ में आता है कि हमारे पास जो भी वर्टिसेस है या तो वो ब्लैक है या फिर वो व्हाइट है, और क्या वो एक सेटिस्फाई करनी चाहिए वो एक कंडीशन की जितने भी मेरे पास ब्लैक वर्टिसेस है वो सभी कनेक्टेड होने चाहिए। एंड फॉर ईच वर्टेक्स वी आस्क इफ वर्टेक्स वी मस्ट बी ब्लैक हाउ मेनी वैलिड कलरिंग्स आर पॉसिबल। अगर वर्टेक्स वी मेरी ब्लैक है तो मेरे पास कितने डिफरेंट पॉसिबल कलरिंग्स है, कितने पॉसिबिलिटीज है मेरे पास करने की। एंड आंसर मस्ट बी प्रिंटेड मॉड्यूलो एम, सीधी सी बात है, मैं समझ में आती है, जो भी है हमारा आंसर मॉड्यूलो एम हमें देना होगा और हर वीक के हिसाब से मुझे आंसर करना होगा। तो पहली चीज यार हमें समझ में आती है कि किस तरीके से हम काम कर सकते हो, किस तरीके से हम डीपी लगा सकते हैं, क्या हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो सकती है। तो पहली ऑब्जर्वेशन हमें यही समझ में आती है कि यार अगर मेरे पास कनेक्टेड ट्री वाला कॉन्सेप्ट है और ये जो कनेक्टेड ट्री है इसके अंदर सारे वर्टिसेस मेरे ब्लैक होंगे तो मैं क्या सिंपल तरीके से मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं मैं वो सारे कैलकुलेट कर लूंगा जितने भी मैं ब्लैक कर सकता हूँ। तो मतलब एक तरह से सब ट्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। एंड फॉर एग्जाम्पल अब सब ट्री वाला कॉन्सेप्ट है तो मतलब कि हम डीपी यूज करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ वेज हमें कैलकुलेट करना है वो काफी ज्यादा हो सकता है, तो ब्रूट फोर्स तो यहाँ पे नहीं होगा। तो हमें एक चीज तो समझ में आती है, डीपी ऑन ट्रीज मुझे यहाँ पे लगाना होगा। अब डीपी ऑन ट्रीज लगाने के लिए हम डायरेक्टली डीपी ऑन ट्रीज यहाँ पे लगाएंगे तो मतलब कि हमारे पास क्या होता है कि मेरे पास वी है, आन यू वन आन यू टू आन यू थ्री, इस तरीके से वी के मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड्स है, हो सकता है मल्टीपल चाइल्ड्स है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि यार पेरेंट की मैं किस तरीके से वैल्यू को कैलकुलेट कर दूं चाइल्ड की मदद से। जो भी मेरे डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड्स हैं, मेरा हो सकता है चाइल्ड वन है यहाँ पे, चाइल्ड टू हुआ एंड देन चाइल्ड थ्री हुआ, एंड इन सभी के हिसाब से मैं किस तरीके से अपने पेरेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ वो हमें समझना होगा यहाँ पे। एंड देखते हैं यार कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को हम ध्यान में ला सकते हैं। हाँ सो यहाँ पे क्योंकि हमें ब्लैक सब ट्रीज बनाने हैं तो चाइल्ड के हिसाब से हम अपने पेरेंट को क्या दे सकते हैं वो वाली चीज यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यार मेरा वी क्या है, ऑलरेडी ब्लैक है ना, मैं क्योंकि वी को ब्लैक करके ही अपना काम कर रहा हूँ। मैं अभी वी रूट वाला काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा रूट क्या है सिंपल, जैसे हर प्रॉब्लम में वन होता था मेरा रूट भी वन ही है, मैं वन से स्टार्ट किया हूँ। एंड हो सकता है यहाँ तक आते आते हमारा कुछ ग्राफ हो, इधर को ट्री हो, इस तरीके से हम इस वाले सब ट्री में आते हैं। और इस सब ट्री में जो मेरा वी है, वी के मल्टीपल चिल्ड्रंस है, यू वन आन यू टू आन यू थ्री, इस तरीके से वी के मल्टीपल चिल्ड्रंस है और उनके हिसाब से हम आंसर कर रहे हैं। अभी के लिए मेरा वी भी ब्लैक है तो वी क्या है किन किन के साथ कनेक्ट हो सकता है, या तो वो यू वन के साथ कनेक्ट होगा, अगर वो ब्लैक है तो वो यू वन के साथ कनेक्ट हो गए, जो भी नंबर ऑफ वेज यू वन के हो गए उसमें वो ऐड होगा, या तो वो यू टू के साथ हो सकता है या वो यू थ्री के साथ हो सकता है या वो इन सब के साथ हो सकता है। हम प्रोडक्ट ले लेंगे उन सारी चीजों का, जिस तरीके से वो कॉम्बिनेशन वाली हमने प्रॉब्लम्स काफी सारी हम इस तरह की भी देख चुके हैं। हर यू वन के पास या तो वो ब्लैक सब ट्री होगा या वो नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा डीपी ऑफ
U1 एंड वन, मतलब कि डीपी ऑफ U1 हमारा क्या बता रहा है कि उसके जो ब्लैक सब ट्रीज है, मतलब कि उसके नीचे वाले जितने भी हमारे सब ट्रीज हैं उसमें ब्लैक वाले नंबर ऑफ वेज कितने हैं, जिसमें कि U1 भी मेरा एक ब्लैक है। U1 मेरा ब्लैक है और उसके हिसाब से, और वन क्या बताता है कि वो वाइट है। अब वन सिंपल नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ वेज कि अगर ये व्हाइट है और ये U1 जो है मेरा अगर व्हाइट होता है, तो इसका सिंपल हमने वन से रिप्रेजेंट किया है कि यार मेरे पास सारे जितने भी नंबर ऑफ वेज होंगे वो सिर्फ वन होंगे। यहाँ पे मैं आपको क्या है डीपी स्टेट वाली चीज बता रहा हूँ कि डीपी ऑफ वी मेरा क्या स्टोर कर रहा है कि उस एक ऐसा सब ट्री जो कि वी पे रूटेड है, वी पे रूटेड वाला जो मेरा सब ट्री है, उसके अंडर मेरे पास कितने नंबर ऑफ ब्लैक सब ट्रीज है, मेरे पास नंबर ऑफ ब्लैक सब ट्रीज का काउंट कितना है वो बता रहा है। तो उसमें मेरे पास दो केसेस होते हैं एक तरह से कि आइदर आई विल इंक्लूड U1 जो मेरा यू चाइल्ड है। सो अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो मैं तभी इंक्लूड करूंगा जब उसका चाइल्ड, जब उसका वो भी ब्लैक होगा, तो डीपी ऑफ यू उसके आंसर होंगे। और अगर मैं उसे नॉट इंक्लूड करता हूँ, मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया, तो वो भी तो एक नंबर ऑफ वे है कि वो सारे क्या है वाइट है, तो वो हमारा क्या है प्लस वन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वो नंबर ऑफ वेज हमारे पास वन है। तो अगर मेरे पास जो एक चाइल्ड है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा दे रहा है, सिंपली डीपी ऑफ यू प्लस वन, उसका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये हो जाता है, जो कि हमारे क्या है सम से हमें पता लगता है। आपका सिंपल ये मैं आपके कॉम्बिनेशंस वगैरह वाली वो वाली सारी चीजें होती है कि आपका सम क्या है। और उसके बाद जो मेरा डीपी ऑफ वी है वो क्या बताएगा कि यार जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, एंड उनका क्या करोगे आप डीपी ऑफ यू प्लस वन। एक पर्टिकुलर नोड का, एक पर्टिकुलर चाइल्ड का मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, डीपी ऑफ यू प्लस वन। डीपी ऑफ यू क्या बता रहा, वी इंक्लूडेड दैट एंड इफ वी इंक्लूडेड दैट देन डीपी ऑफ यू विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक सब ट्रीज which for which the tree is rooted at you, and one is representing कि आपने उसे सेलेक्ट नहीं किया। नहीं सेलेक्ट करने की भी एक कंडीशन होती है, वो भी हमें देनी होगी, सिंपल कॉम्बिनेटोरिक्स वाली चीजें हैं यहाँ पे। आ, बस हमने वही किया है, और जितने भी हमारे नोड्स है, जितने भी हमारे चाइल्ड है, उन सबका प्रोडक्ट ले लेते, तो वही सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ सम वाली चीजें जो भी है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूल ऑफ सम, रूल ऑफ प्रोडक्ट वाली जो कॉम्बिनेटोरिक्स में हमारी चीज होती है, वही हमने यूज करके डीपी ऑफ वी की हम कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू, कि एक ऐसा सब ट्री जो कि हमारा वी पे रूटेड है उसका हम आंसर किस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइस। सिंपल हमने और कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है, कुछ भी हमने फैंसी यहाँ पे नहीं किया है। हमने बस देखा कि यार जो मेरा वी होता है उसके जितने भी चाइल्ड्स होते हैं, उन चाइल्ड्स पे क्या है ये वी डिपेंड होता है कि इसका आंसर क्या होगा। अब क्योंकि मुझे वी जो है वो ब्लैक सब ट्री वाले चाहिए थे, मेरे पास कितने ब्लैक सब ट्रीज आ रहे हैं जो कि मेरे पास कनेक्टेड भी होने चाहिए, तो मैं वी को रूट करता हूँ और उसके बाद जो भी मेरे U1 U2 U3 के जो भी मेरे पास चाइल्ड्स है उनके हिसाब से मैं अपने आंसर को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। और हर एक कंट्रीब्यूशन मेरा क्या देगा, विच इज डीपी ऑफ यू प्लस वन। डीपी ऑफ यू क्या बता रहा है कि मैंने उसे इंक्लूड किया है, डीपी ऑफ वन क्या बता रहा है मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया, नहीं किया तो वो सारे वाइट है, बस बात खत्म हुई, वहां पे हम उस तरफ नहीं जाएंगे। So I hope this is very clear to you guys कि if we have the black vertices must form a connected subtree, then our valid coloring is equal to choose any connected subtree, paint it black, paint all others white। सीधी सी बात है, एक वैलिड कलरिंग हमारे पास क्या होगी कि हम कोई भी एक कनेक्टेड सब ट्री को चूज करेंगे, उसे ब्लैक पेंट करेंगे और बाकी सबको व्हाइट पेंट कर देंगे, सिंपल। हमारे पास ये एक वैलिड कलरिंग हो गई। और ये सारे क्या है नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हैं, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी हमारी ऑब्जर्वेशन यही है कि अ कनेक्टेड सबट्री इज यूनिकली डिफाइंड बाय चूजिंग अ रूट नोड एंड डिसाइडिंग विच चिल्ड्रन सबट्रीज टू इंक्लूड, ऑल इंक्लूडिंग पार्ट मस्ट स्टे कनेक्टेड। सीधी सी बात है, जो भी हमने इंक्लूड किया है वो सारे कनेक्टेड होने चाहिए, जो हमने इंक्लूड नहीं किया वो सिंपल वाइट है। जो भी हमने इंक्लूड करते चलेगा उन सबको आप ब्लैक पेंट करते चले जाओ, जो भी हमने इंक्लूड नहीं किया उन्हें सबको हम व्हाइट पेंट करते हुए चले जाएंगे। इसी से हमारी क्या है डीपी डेफिनेशन आ जाती है, जो कि सिंपल यही है, पिक अ रूट से वन, कंसिडर डीपी वैल्यूज। डीपी ऑफ वी हमारा क्या बताएगा, नंबर ऑफ वेज टू चूज अ ब्लैक कनेक्टेड सब ट्री इनसाइड वी सब ट्री सच दैट वी इज ब्लैक। डीपी ऑफ वी सिंपल सी बात है कि वी मेरा ब्लैक है। अब वी के नीचे जो मेरा पूरा सब ट्री है उसका मेरा आंसर क्या होगा, वो चीज हमने कैलकुलेट की। मीनिंग वी इज ब्लैक एंड ऑल ब्लैक नोड्स फ्रॉम अ कनेक्टेड सब ट्री दैट इंक्लूड्स वी। वी को इंक्लूड करते हुए ट्रांजिशन हमारा यही हुआ, फॉर ईच चाइल्ड यू आइदर यू इंक्लूड्स यू सब ट्री इन द ब्लैक कॉम्पोनेंट और यू डोंट इंक्लूड इट। सीधी सी बात, दो ही हमारी स्टेट होती है, या तो हम इंक्लूड कर लेते हैं, हम नहीं इंक्लूड करते। ऐसी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख लिया डीपी पे। हमारे ये वाले कॉन्सेप्ट भी हमारा काफी अच्छा हो चुका होगा अब तक। सो डीपी ऑफ वी क्या हो, प्रोडक्ट ओवर ऑल चिल्ड्रंस वी आर यू डीपी ऑफ यू प्लस वन, वाई प्लस वन, ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई है यार, आप पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास क्या एक प्रॉब्लम आ जाती है, ये जो मेरा आंसर आया,
ये जो पर्टिकुलर आंसर आया तब आया जब मेरा रूट क्या है, रूट की वैल्यू मेरे पास 1 है। तब मेरा ये पर्टिकुलर आंसर आया जब मैंने रूट की वैल्यू को 1 रख के अपने क्या वैल्यूज को कैलकुलेट किया, अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। अब क्योंकि मुझे हर एक वी के लिए क्या फाइंड आउट करना है, मतलब कि हर एक रूट के लिए मुझे आंसर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मुझे एक ऑप्टिमल तरीका चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं यार मैं अब हर एक वी से स्टार्ट करूँ डीपी लगाना, कि अब मैंने इस वाले से स्टार्ट कर लिया, अब मैं दूसरे से स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं तीसरे से, तो वही हमारा टाइम लिमिट एक्सीड होगा, और वो हमारे क्या है करेक्ट आंसर में वहां से नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है विच इज री रूटिंग डीपी। एंड रीरूटिंग डीपी क्या है, एक टेक्निक है हमारी, जिसमें कि हम क्या है इस तरह का डीपी की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं सभी रूट्स के हिसाब से, सभी वी के हिसाब से, मतलब कि हर एक नोड को रूट बना के हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। और वो क्या है, हम एक ही सिंगल पास में ये वाली चीजें कर लेते हैं कि हमें बार बार डीपी ना लगानी पड़े, बार बार हर एक रूट से हमें डीपी ना लगानी पड़े। तो वो चीजें हमें यहाँ पे समझनी होंगी कि कैसे हम काम कर सकते हैं यहाँ पे। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस कि हम कैसे आगे काम करने वाले हैं, कैसे हम चीजों को ध्यान में रख के आगे बढ़ने वाले हैं। अपना क्या है रीरूटिंग डीपी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे कि अब क्या होता है रीरूटिंग डीपी में। सो सिंपल समझते हैं कि अब आपको क्या है रीरूट करना है डीपी को, तो हमारे पास जो बी है उसके पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं C1 एंड यू एंड C2, ये डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड्स है मेरे पास। इस तरीके से मैं रूट्स के नोड बना देता हूँ। जब मैंने अभी के लिए रूट को 1 रखा और उसके हिसाब से मैंने वैल्यूज को फाइंड आउट किया, तो मेरा क्या है डीपी ऑफ वी मेरा क्या बता रहा था कि वी को इंक्लूड करते हुए जो मेरे नंबर ऑफ ब्लैक सब ट्रीज हैं, जो कि कनेक्टेड ब्लैक सब ट्रीज है, जो कि वी को भी इंक्लूड करते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल C1 भी ब्लैक हो गए, C1 को हम इंक्लूड करके वी तक जाते हैं, या इस तरीके से हम जो भी हमारे सब ट्रीज हो सकते हैं, जो भी हमारी चीजें हो सकती हैं, वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे समझी। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर अब हमें रीरूट करना है, मतलब कि अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो रूट है, यहाँ पे मेरा जो नया रूट है वो अब यू हो जाए। मैं रूट क्या है यू बना देना चाह रहा हूँ। तो हम क्या है इस वाली एज पे ध्यान देते हैं, वी कॉमा यू वाली पे। यू के नीचे भी कुछ कुछ सब ट्रीज हो सकते हैं, बहुत सारे सब ट्रीज हो सकते हैं जिसका आंसर ऑलरेडी डीपी ऑफ यू में स्टोर्ड है। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है कि डीपी ऑफ यू में उसके नीचे के सब ट्री का तो आंसर ऑलरेडी स्टोर्ड है। बट अब यू, जब हम यू को रूट बना रहे हैं, तो यू के चाइल्ड कौन कौन हुए, वी भी तो एक चाइल्ड हो गया ना यू का, वी भी एक चाइल्ड हो गया। और वी से कनेक्टेड जो है C1 C2, जो हमारे C1 एंड C2 थे, यहाँ पे सिर्फ C1 C2 है, वो हमारे क्या हो गए सिबलिंग्स हो गए। मतलब कि एक तरह से चाइल्ड और पेरेंट का कंट्रीब्यूशन, तो आप बोल सकते हो यार ये पेरेंट का कंट्रीब्यूशन भी हमें फाइंड आउट करना होगा। एंड सिमिलरली सिबलिंग का कंट्रीब्यूशन भी हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कैसे सिबलिंग का कंट्रीब्यूशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको क्या आइडिया समझ में आ रहा होगा। अभी जब हमने डीपी ऑफ रूट लगाया था, यहाँ पे मैं आपको ये टेक्निक सिखाना चाह रहा हूँ कि ये टेक्निक क्या बोलती है और किस तरीके से हम इसमें इंट्यूटिवली समझ सकते हैं कि यार हाँ ये इंट्यूशन से भी ये चीज हो सकती थी। कि हमने पहले ही क्या है अपने डीपी ऑफ वी से, जब हमने रूट को 1 रखा और अपने डीपी ऑफ वी से सारी वैल्यूज को कैलकुलेट किया, और उससे जो भी उससे नीचे के सब ट्री थे जो भी कनेक्टेड उससे उड़ के इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, उसके हिसाब से हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, हमें समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूँ यार कि यार सभी रूट रीरूट हो, सभी चीजें वैल्यूज चेंज हो। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं यू के हिसाब से चीजें देखना चाहता हूँ। अब मेरा जो वी और यू वाले ये वाला जो सब ट्री है, अब मैं रीरूट करना चाहता हूँ यू पे। तो यू के हिसाब से जब मैं आंसर को कैलकुलेट करूंगा, तो यू के जो नीचे वाले हैं उसका तो ऑलरेडी आंसर उसके पास है। बट अब यू का वी जो है वो चाइल्ड हो गया, मतलब कि एक तरह से पेरेंट का कुछ कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे होगा, इधर भी कुछ नोट्स हमारे पास हो सकते हैं। एंड सिमिलरली C1 एंड सिमिलरली C2 भी हमारे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। वो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, उन्हें हम बोलेंगे सिबलिंग्स के कॉन्ट्रीब्यूशन, कि यार अब इसके सिबलिंग्स भी कुछ तो कंट्रीब्यूट यहाँ पे करेंगे, कुछ तो कंट्रीब्यूशन उनका भी होने वाला है। अब कैसे उनका कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास डीपी ऑफ वी में क्या स्टोर था, मतलब कि एक प्रोडक्ट स्टोर था विच इज डीपी ऑफ C1 + 1 मल्टीप्लाई बाय डीपी ऑफ C2 + 1 एंड मल्टीप्लाई बाय डीपी ऑफ U + 1। मैंने बस ये सेपरेट करके लिखा है कि डीपी ऑफ वी में एक्चुअल में क्या वैल्यू स्टोर थी, क्या वैल्यू हमने डीपी ऑफ वी में चीजें लिखी हुई थी। अब क्योंकि मुझे सिबलिंग्स का कंट्रीब्यूशन भी, यू के लिए सिबलिंग्स का कंट्रीब्यूशन भी फाइंड आउट करना है, तो सिबलिंग का कंट्रीब्यूशन क्या है मेरे पास, डीपी ऑफ C1 + 1 डीपी ऑफ C2 + 1।
जो कि डीपी ऑफ वी में मेरे पास है। तो बस ये कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या है यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स एरेज का यहाँ पे मदद लेते हैं, हम सफिक्स और प्रीफिक्स एरेज की यहाँ पे हम मदद लेके ये इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्टली हम डिवाइड करके वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं करते। क्यों नहीं करते, वो चीज़ आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, काफी सिंपल है, आपको समझ में भी आ गया होगा। बाकी इससे क्या है ना, कैलकुलेट करेंगे पेरेंट का कंट्रीब्यूशन, चाइल्ड का कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें मैंने लिखी भी हुई हैं। आप यहाँ से हम थोड़ा सा और अच्छी तरीके से फॉर्मली समझने की कोशिश करते हैं कि रीरूटिंग डीपी में हम क्या कर रहे हैं। इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट डीपी वैल्यूज फॉर एवरी नोड एज इफ दैट नोड वर द रूट। कि एक ऐसी टेक्निक है कि हम डीपी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं हर नोड से, कि वही नोड अगर मेरा रूट होता तो कैसे वैल्यूज आती, बट विदाउट रिकम्प्यूटिंग डीपी फ्रॉम स्क्रैच फॉर ईच नोड। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। You first compute DP values bottom up from one fixed root। अब यही काम करेंगे कि एक फिक्स रूट से हम पहले बॉटम अप करके सभी की डीपी ऑफ वी कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि वही स्टोर करेगा जो भी उसके नीचे के सारे चाइल्ड्स के वैल्यूज है। देन यू प्रोपगेट इन्फॉर्मेशन टू चिल्ड्रन सो ईच चाइल्ड कैन कंप्यूट इट्स डीपी एज इट वर द रूट। सीधी सी बात, फिर v से हमने एक बार कंप्यूट कर ली उसकी वैल्यूज को, फिर उसके जो जितने भी चाइल्ड्स है C1 C2 C3, उन सभी चाइल्ड्स में मैं क्या वो सारी वैल्यूज को ट्रांसफर करूंगा कि यार अब इसकी मदद से तुम भी अपनी वैल्यूज को क्या है स्टोर कर लो, अपनी वैल्यूज को अपडेट कर लो कि अगर तुम भी एक रूट होते तो तुम्हारे आंसर्स किस तरीके से आते। तो फोकस वही किया हमने कि यार वी और यू पे हम फोकस करते हैं कि एक ही चाइल्ड, उसके मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, तो हम एक ही पे ध्यान देते हैं। And we want to compute the answer of u, the number of connected black subtrees that includes u using dp from parent v। parent v की मदद से हम इंक्लूड करते हुए u को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सब ट्रीज को, वो देखते हैं यहाँ पे। तो की ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आती है यहाँ पे, इफ u is black and we want to build such component black subtree, it can be extended upwards through its parent v, but only if v is also। अगर v भी ब्लैक है तभी हम उस तरफ भी पुश कर सकते हैं। वही वाली जो चीज हमने देखी थी कि अगर मैं u को रूट बना के देखना चाहता हूँ तो u के जितने भी चाइल्ड्स थे वो हम ऑलरेडी ला चुके हैं, बट अब v भी उसका एक चाइल्ड हो गया है, क्योंकि अब u जो है मेरा रूट हो गया है, तो वी भी अब एक उसका चाइल्ड हो गया। तो उसके मदद से हम और चीजें कैलकुलेट करेंगे और जो उसके सिबलिंग्स हैं उन सारी चीजों को, पर वो तभी होगा जब मेरा वी ब्लैक होगा। तो मेरा वी भी ब्लैक होना चाहिए वो चीजें करने के लिए। सो वी नीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट साइड एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिबलिंग साइड। तो उन्हें सेपरेट करके ये चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सिबलिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, C1 C2 किस तरीके से आ रहे हैं और वो सारी चीजें। तो सिबलिंग्स का कंट्रीब्यूशन हमारे पास क्या हो सकता है, जो साइडवेज है मेरे पास उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। फॉर डीपी ऑफ वी वी इंक्लूडेड द कंट्रीब्यूशन डीपी ऑफ यू प्लस वन। जो मेरा डीपी ऑफ वी था, हर एक चाइल्ड का कंट्रीब्यूशन हमने काउंट किया था डीपी ऑफ यू प्लस वन, कि अगर हम इंक्लूड करते हैं तो डीपी ऑफ यू उसका होगा, नहीं इंक्लूड करते हैं तो प्लस वन हमें करना होगा। कि वो बाइट है, हम ना इंक्लूड करने का भी एक नंबर ऑफ वे तो वो भी है, कि हम इंक्लूड नहीं करते तो एक नंबर ऑफ वे वो भी है, तो वो भी हमने किया। But when computing DP rooted at U, we must exclude this child U contribution। सीधी सी बात है, क्योंकि V and C1 U and C2, तो जब हम कंप्यूट कर रहे हैं, अब ये जब हम रिकम्प्यूट कर रहे हैं जो भी उसके सिबलिंग्स का कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें U का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। सो वी वांट वेज फ्रॉम सिबलिंग्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल डीपी ऑफ अदर चिल्ड्रन प्लस वन, जो भी उसके डिफरेंट चिल्ड्रन है प्लस वन। एग्जाम्पल डीपी ऑफ वी हमारा क्या था, डीपी ऑफ C1 प्लस वन मल्टीप्लाई बाय डीपी ऑफ यू प्लस वन, डीपी ऑफ C3 प्लस वन। इस तरीके से हमारे क्या है डीपी ऑफ वी की वैल्यू हमारे पास थी। देन री रूटिंग टू यू, जब हम री रूट कर रहे हैं यू पे तो वी विल एक्सक्लूड डीपी ऑफ यू प्लस वन, ये वाली जो हमारी वैल्यू थी इसे हम एक्सक्लूड करेंगे। एंड द रिमेनिंग सिबलिंग्स आर डीपी ऑफ C1 प्लस वन एंड डीपी ऑफ C3 प्लस वन। ये हमारा C1 का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, ये हमारा C2 का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ। इस तरीके से हम क्या चीजें चेंज करें, C1 C2 3 हम कुछ भी बोल सकते हैं। We call this without you sibling product excluding you। Computing it fast requires prefix suffix product address। prefix suffix की मदद से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। वो जब मैं आपको कोड दिखाऊंगा तो और अच्छी तरीके से समझा दूंगा, वो चीजें हमारे और अच्छी तरीके से हमारी क्लियर हो जाएंगी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। लाइक आपको ये सिबलिंग्स का कंट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। सो ये सीधी सी बात है यार, यू का अब क्या है, वी भी एक चाइल्ड हो गया, हर एक यू के हिसाब से हम वी को भी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब वी के पास क्या क्या आंसर थे, C1 था, यू था, C2 था। तो अब हमें C1 और C2 वाले चाहिए कि यार वी भी मेरा अगर ब्लैक हो जाता है तो एक मेरे पास इस तरीके से भी पाथ हो सकता है कि यार एक ये भी मेरे पास पाथ हुआ, और इस तरीके से मैं इसका भी आंसर्स को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो उन सिबलिंग्स का आंसर को कैलकुलेट करने के लिए जो भी वी का हमारे पास आंसर था उसमें से यू को एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमारे पास सिबलिंग्स आ जाएंगे। और इधर वाले सिबलिंग्स हमारे पास क्या है, एक तरह से प्रीफिक्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इधर हमारे पास क्या है सफिक्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या है फास्ट तरीके से अपनी क्या कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वो चीज़ आपको आगे इम्प्लीमेंटेशन में समझा दूंगा।
नेक्स्ट हमारे पास पेरेंट का कंट्रीब्यूशन, हम अपवर्ड्स देखेंगे, पेरेंट का हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा वो देखेंगे। व्हेन वी वाज द रूट, डीपी ऑफ वी काउंटेड ऑलवेज फ्रॉम सब ट्री बिलो वी, बट व्हेन यू बिकम्स रूट वी बिकम्स अ चाइल्ड ऑफ यू। सीधी सी बात है, जब वी था हमारा रूट तो उसके बिलो जितने भी थे वो उसके चाइल्ड थे, सब ट्रीज थे, वो हमने डीपी ऑफ वी से कैलकुलेट करे। पर अगर हम यू को अब रूट बना रहे, यू अब मेरा रूट होता है तो वी उसका एक चाइल्ड हो गया, एंड वी मस्ट इंक्लूड द ब्लैक सब ट्री दैट पासिस फ्रॉम यू टू वी। जो यू से वी पे एक ब्लैक सब ट्री जा रहा है, हम उसे भी अब हमें काउंट करना हो। दिस रिक्वायर्स पेरेंट साइड डीपी इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए पेरेंट साइड की डीपी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड लेट अप ऑफ वी, अप ऑफ वी हमें क्या है, नया अपनी डीपी स्टेट बनाएंगे, अपने नया डीपी टेबल एक तरीके से बनाएंगे जिसमें कि हम क्या स्टोर करेंगे, नंबर ऑफ वैलिड ब्लैक सब ट्रीज अबव। जो हमारा डीपी ऑफ वी था वो नंबर ऑफ ब्लैक सब ट्रीज बिलो में स्टोर करना था, कि उसके बिलो कितने हैं, जो कि हम बॉटम अप से कैलकुलेट कर पाते थे इजीली। इतना डीपी ऑफ ट्रीज अभी तक हम सीख चुके होंगे, एक तरह से हमारी काफी 11th या 12th वीडियो हमारी होने वाली है, तो ये चीजें हमें ऑलरेडी पता है। एंड अप ऑफ वी हमारा क्या है, उसके अबव वाली इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, कि जो अबव मेरे ट्री है, जो मेरा ऊपर रूटेड ट्री है, उसमें मेरे पास क्या है, इंश्योरिंग वीज ब्लैक। और जब हम रूट वन पे, तो अप ऑफ वी वन क्या है, वन है मेरे पास, क्योंकि उसका कोई पेरेंट नहीं है, तो सिंपल सी बात ये हमारा बेस केस हो जाता है। बट अब हम अप ऑफ यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये चीज हमें यहाँ पे समझनी होगी कि अप ऑफ यू हमारा क्या है, वो कैलकुलेट कैसे हो। व्हेन मूविंग री रूट फ्रॉम वी टू यू, हम रीरूट कर रहे हैं वी से यू, रिमेंबर डीपी ऑफ वी इज प्रोडक्ट ओवर ऑल चिल्ड्रंस ऑफ एक्स, एंड आंसर ऑफ वी हमारा क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ वी टाइम्स अप ऑफ वी। सीधी सी बात अब यहाँ पे आपको क्लियर हुई होगी कि आंसर ऑफ वी हमारा क्या होगा, विच इज सिंपली डीपी ऑफ वी एंड टाइम्स अप ऑफ वी। डीपी ऑफ वी हमारे क्या स्टोर कर रहा था, कि उसके नीचे हमारे पास कितने हैं, क्या आंसर है, और अप ऑफ यू वी हमारा क्या स्टोर कर रहा है, कि उसके अबव क्या हमारे आंसर है। जब हमारा रूट वन था तो अप ऑफ वन की वैल्यू हमारे पास वन थी, तो वो वन से मल्टीप्लाई करके डीपी ऑफ वी से हमारा क्या, वो सारी चीजें ऑलरेडी हमारी हैंडल हो जाती है। और इस तरीके से हम क्या है, आंसर ऑफ वी कैलकुलेट कर सकते हैं डीपी ऑफ वी टाइम्स अप ऑफ वी से। डीपी ऑफ वी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अप ऑफ वी हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर अ चाइल्ड यू, अप ऑफ यू इज इक्वल्स टू वन प्लस अप ऑफ वी टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल सिबलिंग्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी सिबलिंग्स के कॉन्ट्रीब्यूशन है वो। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। क्यों ये क्लियर होनी चाहिए, मतलब कि आपको खुद भी समझ में आया होगा, ये वाली चीज काफी अच्छी है यार, काफी ब्यूटीफुल चीज है। हम v से u पर गए, हम मैंने v और u आपको काफी बार दिखा दिया, c1 c2 उसके क्या सिबलिंग्स थे। हमने u को देखा और हम अब क्या अप ऑफ u कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे कि हमने dp ऑफ v कैलकुलेट किया था और हम नीचे वाले चाइल्ड्स को देख रहे थे, तो हमने क्या किया था, dp ऑफ u प्लस वन आप कर दीजिए, कि हम यू को इंक्लूड कर रहे तो, और प्लस वन कि अगर हम उसे इंक्लूड नहीं कर रहे तो हम उसने उस इस तरीके से वो चीजें कैलकुलेट कर ली थी। अब जब आप अप ऑफ यू कैलकुलेट करने जाते हो तो अप ऑफ यू कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने वन प्लस किया कि हम वी को इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर हम वी को इंक्लूड करेंगे तो क्या उसका आंसर क्या है अभी के लिए, अप ऑफ वी। वो उससे ऊपर वालों का सबका स्टोर कर रहा होगा, एंड उसके क्या है, जो भी उसके कॉन्ट्रीब्यूशन है, चाइल्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन सब उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आप क्या है डीपी ऑफ वी वाले से ही समझ के देखिए, काफी काफी अच्छी चीज है यार, मतलब मजा आता है इन चीजों में। कि मेरा डीपी ऑफ वी था, मैं कैसे कैलकुलेट किया था, मैंने प्रोडक्ट लिया था जितने भी उसके चाइल्ड थे, डीपी ऑफ यू प्लस वन, क्योंकि वी से जितने भी उसके चाइल्ड थे मैंने उन सबका प्रोडक्ट लिया था, हर एक का कंट्रीब्यूशन लिया था, विच इज यू प्लस वन से, डीपी ऑफ यू प्लस वन से एक का कंट्रीब्यूशन आया, फिर उन सभी को मल्टीप्लाई किया था। वही रूल ऑफ प्रोडक्ट वाली चीज है, कि हम अपने क्या सबके प्रोडक्ट को कैलकुलेट करके हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली आप क्या करोगे, जब आप अप ऑफ वी की वैल्यू को कैलकुलेट करने जाओगे, तो हमने क्या करा, वन प्लस, दिस इज नॉट अप ऑफ वी, वी हैव टू कैलकुलेट अप ऑफ यू। अप ऑफ यू हमें कैलकुलेट करना है, विच इज सिंपली वन प्लस अप ऑफ वी टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस भी वही वाले कॉन्सेप्ट से आया, कि यार अब मैं यू से वी की तरफ देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एरो नहीं है, मैं वी की तरफ देख रहा हूँ, इसके कुछ कुछ चाइल्ड्स हो सकते हैं, तो एक चाइल्ड ये हुआ, इसका कंट्रीब्यूशन मैंने काउंट किया, फिर और जितने भी चाइल्ड्स है मेरे पास, जो भी उसके सिबलिंग्स है, उन सबका कंट्रीब्यूशन लिया, उन सबका क्या मल्टीप्लीकेशन किया, और प्लस वन तब मैंने किया जब मैं वी को इंक्लूड नहीं करूंगा। तो इस तरीके से अप ऑफ यू की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं अप ऑफ वी से, जो भी हमारा एक एज है उसकी मदद से हमने कैलकुलेशन हमने की है। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी, कैसे हम अबव वाली चिल्ड्रन की वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हो। वाई प्लस वन वाली चीज वही, बिकॉज फॉर द पेरेंट वी आइदर वी कनेक्ट अपवर्ड टू द पेरेंट साइड, और वी डोंट इंक्लूड दिस अपवर्ड पार्ट, वी बिकम्स द रूट ऑफ द ब्लैक सब ट्री, जब हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। सो अप ऑफ यू इज इक्वल टू अप ऑफ वी टाइम्स प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग चाइल्ड यू प्लस वन। प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग चाइल्ड यू इज सिबलिंग का हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दिस इज
This means from U's perspective, the parent's subtree is black and corrected first term और V and all above are white. U is new root. So हमारे क्या है वहाँ पे आंसर 1 हो जाता है. तो इस तरीके से हमारी चीज होती है. फाइनल फॉर्मूला हमारे क्या हो जाता है? अप ऑफ U इज इक्वल्स टू 1 प्लस अप ऑफ V मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डीपी ऑफ सिबलिंग्स प्लस 1 क्योंकि उनके भी कॉन्ट्रीब्यूशन हमें प्लस 1 करना है. मॉड एम हम कर देंगे. देन आंसर ऑफ U इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ U टाइम्स अप ऑफ U मॉड. इस तरीके से हम आंसर ऑफ यू सभी का आंसर कैलकुलेट कर लेंगे. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे पास. रीरूटिंग डीपी का हमें समझ में आता है. सिंपल हमारे पास चीजें वही है कि आप डीपी ऑफ वी से उसके नीचे के सब ट्रीज का जो भी हमारा आंसर है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. एंड देन फिर आप अप ऑफ वी से एक तरह से उसके ऊपर जितने भी हमारे पास चिल्ड्रंस है जो भी हैं उनका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं वही प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रोडक्ट से. हमारा फाइनल आंसर आ जाता है. तो फुल फ्लो हमारा क्या होगा? डीएफएस ऑफ 1 हम लगाएंगे जिसमें कंप्यूट वेज टू मेक अ कनेक्टेड ब्लैक सब ट्री पॉइंटिंग डाउनवर्ड चिल्ड्रन. डीएफएस टू ऑफ वी इज पास पेरेंट इन्फॉर्मेशन टू चिल्ड्रन. जो भी पेरेंट की इन्फॉर्मेशन है वो चिल्ड्रंस को हम पास करेंगे. फॉर ईच चाइल्ड यू कंबाइन द पेरेंट साइड कॉन्ट्रीब्यूशन अप ऑफ वी द सिबलिंग साइन कॉन्ट्रीब्यूशन प्रीफिक्स अफिक्स एरे की मदद से वो ट्रिक से हम कैलकुलेट करेंगे. वो मैं आपको कोड में और क्लियर करूंगा. दैट गिव्स अप ऑफ यू देन कंप्यूट आंसर and answer is simply answer of u is equals to dp of u times up of u. I hope this is also clear to you guys. बाकी कोड देखते हैं. कोड हमारा सी प्लस प्लस में होने वाला है. जावा पाइथन आप इजीली फॉलो कर पाएंगे. काफी इजी हमारा कोड होगा. कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह हम यूज करते हैं. उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग हमने एक इन्फिनिटी यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है. एन और एम की वैल्यू हमने रीड किया. हमारे पास ग्राफ है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगा एंड डीपी ऑफ और आंसर हमारे पास क्या है? दो वैल्यूज होंगी जो हमें कैलकुलेट करनी है. हमारे एरे होगा. डीएफएस ऑफ वन हमारा जो सिंपल डीएफएस होगा वो क्या होगा? जिसमें हम डीपी ऑफ वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. स्टार्टिंग में डीपी ऑफ वी की वैल्यू 1 होगी क्योंकि एक नंबर ऑफ वे हमारा होगा. पर हमें क्या है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी है तो बेस केस में हम क्या 1 लेके चलेंगे. फिर जो भी उसके चाइल्ड्स हैं हम उसके जितने भी चाइल्ड्स हो सकते हैं यू के उन सभी चाइल्ड्स को लेंगे. अगर यू पेरेंट को पॉइंट कर रहा है तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे. यही जैसा हम हर डीएफएस ऑफ डीपी के में करते थे वो काम करेंगे. फिर हम डीएफएस ऑफ 1 लगाएंगे जिसमें कि यू हमारा क्या है? नया चाइल्ड हो जाएगा एंड वी हमारा क्या है? एक नया पेरेंट हो जाएगा. इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इस चीज़ों में. अगेन डीपी ऑफ वी वापस आते वक्त हमारा क्या हो जाएगा? डीपी ऑफ वी टाइम्स डीपी ऑफ यू प्लस 1. हर एक चाइल्ड का क्या कंट्रीब्यूशन है और उसका ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं. मॉड एम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. सो ये हमारा सिंपल डीएफएस ऑफ 1 होगा जो आई होप आपको बहुत सिंपली तरीके से समझ में आता होगा. डीएफएस ऑफ 2 हमारा थोड़ा सा अच्छा है जिसमें कि हम अप ऑफ वी की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, अप ऑफ यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड आंसर कैलकुलेट करेंगे. वो सारी चीजें आएंगी. सो अगेन डीएफएस ऑफ 2 में भी वी पी एंड अप जो हमारा अप वाला एरो होगा वो हम यहाँ पे इस तरीके से भेज रहे हैं कि हम उसे बनाएंगे. एंड वी और पी जिस तरीके से हमने ऊपर डीएफएस ऑफ 1 में हम भेजते थे कि हम अपने चाइल्ड और पेरेंट को भेजते हैं और उसके हिसाब से हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं. जैसे हम सिंपल डीएफएस मैं फर्स्ट वीडियो से आपको यही सेम फॉर्मेट रखता हुआ आ रहा हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी चीज़ में. अब हमारा क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ वेज फ्रॉम द पेरेंट साइड अज्यूमिंग वी इज ब्लैक. आंसर ऑफ वी हमारा क्या बता रहा है? डीपी ऑफ वी टाइम्स अप बट अप ऑलरेडी इंक्लूड्स पेरेंट साइड. ओके एंड आंसर ऑफ वी इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ वी टाइम्स अप मॉड. सीधी सी बात जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. के की वैल्यू क्या आ गई? हमने जी ऑफ वी डॉट साइज जितने भी उसके चाइल्ड्स है क्योंकि अब वी से जो भी उसके डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड्स है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. अगर मेरा वी और यू ये है तो मुझे इन सबका ये सिबलिंग्स है. इसे हम एक तरह से प्रीफिक्स एरे से मदद के सॉल्व कर लेंगे एंड ये हमारे क्या सफिक्स एरे से हमारे पास इन सब का आंसर आ जाएगा. उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. सो प्रीफिक्स एंड सफिक्स प्रोडक्ट ऑफ डीपी ऑफ यू प्लस 1. सो हम सिंपल वेक्टर बना लेते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स का के साइज का एंड फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 टू के हम जाएंगे जो भी हमारे साइजेस होंगे. यू की वैल्यू हम निकालेंगे जी ऑफ वी ऑफ आई से जी ऑफ वी कॉमा आई. मतलब कि सीधी सी बात है एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमारे पास यही तो होता है. सिंपली जो भी हमारे चाइल्ड्स हैं this is like v is equals to c1 c2 like u c3 c4 इस तरीके से हमारे चाइल्ड्स होते हैं. इंडेक्सेस होते हैं क्योंकि हम एक तरह से वेक्टर में ये स्टोर करते हैं. एक एरे में हम स्टोर करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमने u को निकाला. फिर हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. अगर u p को पॉइंट कर रहा है तो हम बस 1 रिटर्न कर देंगे वरना डीपी ऑफ u प्लस 1 जो भी उसकी वैल्यू होगी जो भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा मॉड एम. प्रीफिक्स ऑफ आई में हमारी वैल्यू हो जाएगी और अगर आई की वैल्यू हमारी 1 से 0 से ज्यादा तो प्रीफिक्स ऑफ आई में हम क्या पुराना आंसर प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 भी अपना मल्टीप्लाई कर देंगे. सिमिलरली सफिक्स आप कैलकुलेट करोगे. सफिक्स में हम क्या लास्ट वैल्यू से स्टार्ट कर देंगे के की वैल्यू से एंड वो यू की वैल्यू ली वैल्यू कैलकुलेट किया सफिक्स ऑफ आई में वैल्यू डाला. एंड अगर हमारे इंडेक्सिंग सही है हमारे आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रही है चीजें तो बस सफिक्स ऑफ आई को हम क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे चीजों से.
लेट मी जस्ट rub these things. थोड़ा सा क्लियर हमारे पास चीज़ें हो जाती है यहाँ पे। बाकी देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने सफिक्स और प्रीफिक्स कर लिया। अब गो टू ईच चाइल्ड, जो भी उसके चाइल्ड थे, हर एक चाइल्ड पर हम जाएंगे और हर एक चाइल्ड के लिए अप ऑफ वी की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यू हमारे पास क्या हुआ, जी ऑफ वी कॉमा आई, जो भी उसका पर्टिकुलर अभी जी ऑफ वी कॉमा आई है हमारे पास। अगर यू पी को पॉइंट कर रहा है तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे, वरना आप लेफ्ट कैलकुलेट करोगे, राइट कैलकुलेट करोगे, वही सफिक्स और प्रीफिक्स की मदद से। ये सिंपल आपके पास चीज़ है, या आपको पता होंगी यार सफिक्स प्रीफिक्स वाली चीज़ें। फिर विदाउट यू हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट टाइम्स राइट मल्टीप्लाई बाय वन एम से। जो भी उसका लेफ्ट था, जो भी उसका राइट था, उन्हें मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या है, सिबलिंग्स आ जाएंगे, विच इज विदाउट यू, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। नई यू की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, विच इज अप टाइम्स विदाउट ऑफ यू, जो भी अभी तक आता है अब विदाउट यू। एंड नाउ यू सीज पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज न्यू अप प्लस वन, हम क्या है आगे भेज देंगे। जो हमारा अब चाइल्ड चेंज हो जाएगा, पेरेंट जो था हमारा वो अब, जो अभी के लिए हमारा चाइल्ड था वो पेरेंट हो गया, जैसे हमारा डीएफएस होता है वो हम आगे भेज देंगे और अपनी नई यू की वैल्यू को आगे भेज देंगे, और जो हमारा नया यू होगा वो वी की वैल्यू को जो हमारा चाइल्ड होगा वो कर रहा। आई आई नो मैं वी और यू काफी बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगर आप थोड़ा सा भी पेन पेपर लेके खुद से करने की कोशिश करोगे, खुद से कोड करने की कोशिश करोगे, तो आपको दिखेगा कितना ब्यूटीफुल और कितना इजी कॉन्सेप्ट हो जाता है। इजी नहीं भी होता है स्टार्टिंग में, बट एक बार समझने के बाद काफी इजी हो जाती है चीजें। एंड बाकी यार अगर हम मेन फंक्शन देखते हैं हमारा, तो फास्ट इनपुट आउटपुट हम यूज करेंगे, एन और एम की वैल्यू हमने रीड की। एंड दिस इज नॉट लोडिंग। एन और एम की वैल्यू हमने रीड की, जी को रिसाइज किया एन प्लस वन से, डीपी को रिसाइज किया, आंसर को रिसाइज किया, अपनी एक्स और वाई की वैल्यूज को क्या रीड किया, अपने ग्राफ को बिल्ड किया। पहला डीएफएस लगाया वन कॉमा माइनस वन देके, वही जैसे हम करते थे। सेकंड डीएफएस लगाया रीरूटिंग करके, एंड उसके बाद जो भी हमारा आंसर और वाई की वैल्यू थी उन्हें मॉडर्न करके अपना क्या प्रिंट कर देंगे सारे पर्टिकुलर नोड्स के हिसाब से, एंड लास्ट ही बस रिटर्न कर देंगे जीरो को। तो यार यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। हमने यहाँ पे क्या एक रीरूटिंग डीपी का एक नया कॉन्सेप्ट अपना सीखा, काफी एक अच्छी प्रॉब्लम हमारी सब ट्री वाली थी, जिससे कि हमने प्रॉब्लम के थ्रू ये कॉन्सेप्ट समझा, हमें समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आपको ये सीरीज कैसी लगी, एंड आप क्या चाहते हो मैं नेक्स्ट क्या कवर करूँ। एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द channel. And also like I've enabled the channel membership, so if you want to support me there you can also buy the channel membership. मैं उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाने के बारे में सोच रहा हूँ, सो वो चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाएंगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।